हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया था, हिस्ट्री में भी बताया था, कुछ हम बातें कर रहे थे डाइवर्सिटी से रिलेटेड। वो सारी बातें हमने की कि कौन कौन लोग कब कब आए, किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बताई, लोगों को क्या समझाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें मित्रों हमने पढ़ी। अब हम थोड़ा सा एक इस सेक्शन पे आ जाते हैं, जो उन्होंने बातें बताई उनका डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड बोले तो उनकी बातों को हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ए पी डे कैंडोले साहब ने टैक्सोनॉमी टर्म दी थी मित्रों, नो डाउट ए पी डे कैंडोले साहब ने दी थी। तो टैक्सोनॉमी की अब जो चीज़ें हैं, टैक्सोनॉमी क्या कहती है, ये टैक्सोनॉमिक स्टडी में हम किन किन पॉइंट्स को लेकर स्टडी करेंगे, हम उनको थोड़ा सा अब पढ़ने पर आ जाते हैं। जैसे मित्रों टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट्स आते हैं। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। मित्रों ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टूल्स यूज़ करेंगे या एड्स बोले हम, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, जू हो गए, मैनुअल्स हो गए, और आपका फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, और कीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम एड्स में पढ़ेंगे या हम बोले टूल्स में पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। नॉमेनक्लेचर में मित्रों कि जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये नया है, ये ऑर्गेनिज्म अभी तक या ये स्पीसीज अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की, तो तब उसका नाम रखने के लिए आप नॉमेनक्लेचर करोगे। नॉमेनक्लेचर में सीधी सी बात है, आप जो ICBN ने रूल्स बनाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर आप क्या करोगे, उसको नाम दोगे कोई, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, नाम देने के बाद आप डिफरेंट ग्रुप्स में आप क्लासीफाई करोगे। तो मित्रों ये सारी चीज़ें हमें करनी है, लेकिन हम करेंगे कैसे, बात इस पर आती है। मित्रों आइडेंटिफिकेशन जो है सबसे बड़ी स्टडी आइडेंटिफिकेशन की है, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे मित्रों, अगर आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ हो गई ना, तो फिर ना तो नॉमेनक्लेचर हो पाएगा ना क्लासिफिकेशन हो पाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा हम देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन में ही हमें स्टडी करनी है। आइडेंटिफिकेशन करना कैसे, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हम इसी में डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर में मित्रों ICBN के रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, नो डाउट। अब डिस्कशन इसमें यह भी रह जाएगा कि जो स्पेसिमेन लगाया जाएगा, जो नाम रखने वाला टैक्सोनॉमिस्ट जब नाम रखेगा तो वो स्पेसिमेन भी साथ लगाएगा, तो स्पेसिमेन के टाइपिफिकेशन वो हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर में। क्लासिफिकेशन मित्रों, क्लासिफिकेशन में तो जस्ट ये है कि आपने ठीक है नाम कर दिया, अब आप सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में आप उनके रखिए। जो ऑर्गेनिजम्स को आपने क्लासिफिकेशन किया है तो आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखिए, ग्रुप बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मित्रों हमें करनी है, इसलिए हम जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो मित्रों करेंगे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लेंगे नॉमेनक्लेचर। पहले नंबर पे हम इसको करेंगे, दूसरे पर हम इसको करेंगे, लास्ट में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया मित्रों थोड़ा सा हमें ज़्यादा बताना है, आपको ज़्यादा सीखना है आइडेंटिफिकेशन में। तो ठीक है, स्टार्ट होते हैं मित्रों अपने काम पर। ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम फिर ये देखेंगे, उनके बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मित्रों ठीक है, हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से, बल्कि मैं ये कहूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मित्रों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है
क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, हम इस बात पर आते हैं। मित्रों बात तो सिंपल सी है, देखिए जी, एक तो है क्लासिफिकेशन और एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मित्रों एक टर्म थी डाइवर्सिटी और एक टर्म थी बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसी भी चीज को लेके हो सकती है, लिविंग को लेके हो सकती है, नॉन लिविंग को लेके हो सकती है, दोनों को लेके हो सकती है। बिल्कुल वैसा ही मामला है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में आप क्लासिफाई किसी भी चीज को कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? लिविंग को कर लीजिए लेकर, नॉन लिविंग को कर लीजिए, दोनों को कर लीजिए। क्लासिफिकेशन का मतलब तो सिंपल ये है कि जी चीज़ों को ग्रुप्स में क्लासिफाई करना, चीज़ों को ग्रुप्स में बांट देना, ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब हम बात केवल और केवल लिविंग की करें तो क्लासिफिकेशन बन जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मामला क्लियर है यहाँ तक? तो कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। हम यहाँ क्लासिफाई करने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग ही होगा, सीधी सी बात है, कोई नॉन लिविंग को हम ऑर्गेनिजम्स थोड़ी बोलेंगे। तो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं यहाँ, इसीलिए मैंने लिखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ना कि केवल क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन होता क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? मित्रों किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जरूरी है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। हम सही से उसको आइडेंटिफाई करें, हम उनको उसमें देखें, सिमिलरिटीज देखें, डिसिमिलरिटीज देखें, उनके बीच में रिलेशन देखें क्या है, कितने वो एक दूसरे से क्लोजनेस में है और कितने एक दूसरे से वो दूर हैं, तभी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर उनकी ग्रुपिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। मैंने बोला ऑर्गेनिजम्स को सही से आइडेंटिफाई करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज उनको ग्रुप में बांट देना, उनको ग्रुप में क्लासिफाई कर देना कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब बात ये आती है कि सर जो हम इतना कर रहे हैं, हमें फ़ायदा क्या है इस बात का? कर क्यों रहे हैं क्लासिफिकेशन? तो मित्रों क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम जब क्लासिफाई कर लेंगे, हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना लेंगे, तो हम एक ऑर्गेनिज्म को ना पढ़कर पूरे ग्रुप की स्टडी जब कर लेंगे तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स की हम एक साथ स्टडी कर लें। मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए ग्रुप बनाकर स्टडी करना। अब मित्रों मान लो कोई कहे नहीं जी मैं तो ग्रुप बनाकर नहीं करूँगा, मैं तो एक एक स्पीसीज की करूँगा। कर लो, कौन मना कर रहा? अब मित्रों 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। इतने दिन तो किसी ह्यूमन की लाइफ ही नहीं, इतने डेज जो वो जिए, तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इजी तरीका क्या है? इजी तरीका ये है कि भैया ठीक है ग्रुप बनाओ और उन एक एक करके ना स्टडी करके पूरे ग्रुप की स्टडी करिए आप। आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा स्टडी करना। बात समझ रहे हो ना? तो मित्रों स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। और क्लासिफिकेशन मित्रों इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ऑर्गेनिज्म में ये देख सकें कि कौन हमसे इवोल्यूशनरी या कौन सा ग्रुप इवोल्यूशनरी एक दूसरे के नज़दीक है और कौन सा इवोल्यूशनरी एक दूसरे से दूर है। फाइलोजेनेटिक किस में क्लोजनेस है और किस में क्लोजनेस नहीं है, किस में डिस्टेंस ज़्यादा है फाइलोजेनेटिक और किस में डिस्टेंस कम है। इस चीज़ को भी मित्रों हम तभी देख पाएंगे जब हमने सही से आइडेंटिफाई करके उसको सही से क्लासीफाई किया हो। तो क्लासिफिकेशन मित्रों इसलिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए मित्रों हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मित्रों ये तो बता दिया आपको कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, यूज़ भी बता दिया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भैया कर क्यों रहे हैं। ठीक है ना मित्रों? ये भी बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, इस पर भी आ गए। अब मित्रों एक चीज़ ये आती है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता कितने तरह का है, अब हम इस बात पर आते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने तरह का होता है? अब हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने तरह का होता है। तो मित्रों, बात तो सिंपल सी है कि क्लासिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है कि सोचना स्टार्ट किया लोगों ने अरिस्टोटल के टाइम, जैसे मैंने बताया था कि जी तब था अरिस्टोटल साहब का टाइम, तब से ही कोई उन्होंने ही सोचना स्टार्ट किया हो, या वही वैसे व्यक्ति थे जो क्लासिफाई करने की कोशिश की जिन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं मित्रों। ये क्लासिफिकेशन का सिलसिला तो मित्रों तब से चल रहा है जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, जब से ह्यूमन है ना अर्थ पर, तब से ही चल रहा है। अर्थ बनी, अर्थ पर स्पीसीज बनी, उन स्पीसीज में एक होमोसैपियन स्पीसीज ह्यूमन की भी बनी। तो ह्यूमन जब से बना है तब से वो ये देखने की कोशिश कर रहा होगा कि जी ये चीज़ हम मेरे काम की है, ये चीज़ मेरे काम की नहीं। तो मामला तो क्लासिफिकेशन का मित्रों पता नहीं कब से स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है ना। तो मित्रों, लोगों ने क्लासिफाई किया होगा अपने यूजेस के बेसिस पर कि भाई ये चीज़ इस यूज़ में आ सकती है, ये चीज़ इस यूज़ में आ सकती है, ये चीज़ इस यूज़ में आ सकती है। यूजेस को लेके उन्होंने क्लासिफाई किया होगा शुरू में। तो चलो ठीक है, उस टाइम इतना नहीं था, कोई स्टडी नहीं थी वो शुरू में। अब ऐसा तो है नहीं मित्रों कोई स्टडी होगी या कोई टैक्सोनॉमी टर्म होगी या कुछ ऐसा होगा। पहले लोगों ने ये देखना स्टार्ट किया होगा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ मेरे चारों तरफ जो है, जो भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी, बल्कि मैं बायोडाइवर्सिटी बोलूँ, डाइवर्सिटी नहीं बोलूँ, बायोडाइवर्सिटी जो भी प्रेजेंट है उसमें से कौन कौन सी स्पीसीज मेरे काम की है, कौन कौन सी नहीं है, और जो काम की हैं उनमें भी वो कौन कौन से कितने काम की हैं, कौन कौन से काम की हैं, ये देखना स्टार्ट किया होगा कि जी चलो ये मेरे काम की है, खाने के काम की है, ये काम आ सकती है किसी और चीज़ में। तो इस तरह से क्लासिफाई मित्रों करना स्टार्ट किया होगा लोगों ने। तो कोई स्टार्टिंग अरिस्टोटल साहब के टाइम से ही नहीं हुई है क्लासिफिकेशन की तो मित्रों शुरुआत होगी जब से जो ह्यूमन है अर्थ पर आया है, तब से उसने सोचना स्टार्ट किया होगा। बात समझ रहे हो ना मित्रों? ठीक है। तो मित्रों, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, हम उसको कहेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या है मित्रों? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि हमारे लिए वो प्रैक्टिकली कितने यूज की है वो चीज। अगर किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ह्यूमन यूज के बेस पर किया जा रहा है, इंसान के यूज के बेस पर किया जाए किसी चीज को अगर क्लासिफिकेशन, तो मित्रों हम उसको प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मित्रों पहले क्लासिफिकेशन जो लोग करते थे, देखो स्टडी तो पहले थी नहीं इतनी, लोग इतने अवेयर नहीं थे, धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती हैं, नॉलेज होती है, और आज देखिए आज कितनी बातों को हम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जब लोग होंगे जिन्होंने एक काम स्टार्ट किया होगा, सोचना स्टार्ट किया होगा, तो मित्रों वो तो इतनी बातें जानते नहीं थे, तो वो तो केवल क्लासीफाई कर पाए होंगे तो यूज़ की है कौन सी यूज़ की नहीं है इसी बात को पे के ऊपर कर पाए होंगे मुझे लगता है। तो पहला क्लासिफिकेशन है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जो केवल और केवल ह्यूमन यूज़ की बेस पर है। मैं कहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन यूज़। वैलिड? ठीक है। तो मित्रों किस तरह का था? पहले क्लासिफिकेशन किया लोगों ने कि भाई प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें फूड दे सकते हैं। भाई फूड के तरह हम जिनको यूज़ कर सकें एज ए फूड, वो कौन कौन से हैं, एक ग्रुप बना लो। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो मेडिसिनल हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन के तौर पे किन किन प्लांट्स को यूज़ किया जा सकता है, किन किन प्लांट्स को हम स्पाइसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो मतलब इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ करता था पहले, ऑन द मतलब वो क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि ये मेडिसिनल हो गया, ये जो हो गया ये स्पाइसेस का हो गया, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन मित्रों उन्होंने किया। कि जी ये स्पाइस का हो गया, इनसे हमें स्पाइसेस मिलते हैं, इनसे हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, ये ऑयली इल्डिंग है, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन हुआ। अब बात आती है, क्लासिफिकेशन तो कर दिया, फिर दिक्कत कहाँ थी वहाँ? तो दिक्कत ये थी कि उस क्लासिफिकेशन में होता क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि एक ऑर्गेनिज्म कई ग्रुप में आ रहा है, कि वो मेडिसिनल भी है, वो स्पाइसेस में भी आ रहा है। अब एक ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में कैसे आ सकता है यार? वो तो गलत है, वो क्लासिफिकेशन तो सही, सीधी सी बात है, ठीक नहीं लगना। जब फ्यूचर में लोग आएंगे उनको ठीक नहीं लगे, और लगा भी नहीं मित्रों। जैसे टर्मरिक जो हल्दी है, हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, और मित्रों वो हम देखेंगे मसालों में भी यूज़ होती है, स्पाइसेस जो हैं उनमें भी यूज़ होती है, मसाले के तौर पे भी हल्दी का यूज़ होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। तो आगे तो वो क्लासिफिकेशन मित्रों बिल्कुल ठीक नहीं था, जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। इसलिए फिर लोगों ने थोड़ा सा अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाया कि इस तरीके से यार क्लासीफाई नहीं करते, कोई दूसरा तरीका ढूंढो क्लासीफाई करने का। तो वक्त बीतता गया मित्रों, बीतता गया, लोग आए जिनके पास पहला एक्सपीरियंस भी था, उन लोगों का जिन्होंने वो क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन यूज, मतलब प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन दिया था। मित्रों एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारे काम में हम जो काम करें, हमारे काम में पुराना एक्सपीरियंस जरूर काम आता है। पुराने व्यक्तियों का एक्सपीरियंस को लेकर ही हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पुराना एक्सपीरियंस हमें नहीं है, पुराने व्यक्तियों का जो एक्सपीरियंस रहा उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम अपने काम को मुझे नहीं लगता उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे उनके बिना एक्सपीरियंस को जाने। तो उनके एक्सपीरियंस को काम में लिया, उन लोगों ने काम में लिया तो देखा कि यार ठीक है इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा, लेकिन इन्होंने तो केवल इसी बेस पर कर रखा है, इसलिए उन्होंने मित्रों थोड़ा और दायरा बढ़ाया क्लासिफिकेशन का, कुछ और तरीके देखे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन आया मित्रों जिसका नाम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है मित्रों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है मित्रों? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये है कि लोगों ने देखा अच्छा ये मैच कर रहे हैं, ये इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो इनको जो एक जैसे दिखते हैं उनका एक ग्रुप बना लो। तो सब ऑर्गेनिजम्स को इसी तरह से बांट दिया, जो है एक जैसे दिख रहे हैं उनको मतलब एक ग्रुप बना लो, एक ग्रुप में डाल दो। बाकी जिनमें जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे डिफरेंट ग्रुप बना लो। तो ये क्लासिफिकेशन ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन मित्रों मैं तो मानता हूँ प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन तो आज भी यूज में है, आज भी यूज में है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं तो यूज में है मित्रों। हम अपने किचन के अंदर चीज़ों को जो क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करते हैं, मैं तो इसी से करते हैं शायद प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। हम यूज़ के आधार पर ही तो किचन के अंदर हमारे सामान बटा होता है कि अच्छा ये स्पाइसेस का है और ये हो गया इस चीज़ का, ये हो गया इस चीज़ का, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन क्लासीफाई करके ही रखते हैं हम आज भी। प्रैक्टिकल मतलब हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मित्रों इन्होंने क्या किया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वालों ने कि इन्होंने कुछ एक या दो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बेस पर ही ग्रुप बना दिए। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो दिख रहा है, एक दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है ये सेम है, और ठीक है जो सेम कैरेक्टर हैं एक जैसे दिख रहे हैं, इनको एक काम करो एक ग्रुप बना दो। अच्छा ये एक जैसे दिख रहे हैं, इनको एक काम करो इनके एक ग्रुप में बना दो। उनका ग्रुप बना दिया, बहुत से ग्रुप बना लिए।
लेकिन किस बेस पर? वन और फ्यू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर उन्होंने ग्रुप बनाए। ठीक है, वक्त मित्रों आगे बीता, आगे निकला, फ्यूचर आया, लोगों को उनका भी एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने जो काम किया उसके तजुर्बे का भी उन्होंने फायदा उठाया, लोगों ने और सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या सोचा, लोगों ने फिर सोचा यार ये तो ठीक नहीं है, ऐसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि मतलब एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। नहीं, कैरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए, कैरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स के बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे उतना अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। बात समझ में आई? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? जिसके अंदर एक या दो कैरेक्टर को लेकर केवल क्लासिफिकेशन किया जाए, वो भी मॉर्फोलॉजिकल। मित्रों क्वेश्चन आएगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? जब केवल एक या दो कैरेक्टर को लेकर क्लासिफाई किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स को, वो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। तो मित्रों ठीक है, फ्यूचर में लोगों ने सोचा कि यार ये तो ठीक नहीं किया इन लोगों ने, कैरेक्टर्स तो ज्यादा होने चाहिए, तो आया फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा आ जाता है मित्रों नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में तो थोड़ी सी बातें और है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, मैं बता देता हूं। अब जैसे देखिए, लिनियस साहब ने क्लासिफिकेशन किया था, अरिस्टोटल साहब ने क्लासिफिकेशन किया था, मानते हो? अरिस्टोटल साहब ने क्लासिफिकेशन किया, प्लांट्स को बांट दिया जो ग्रोथ हैबिट के बेस पर, एनिमल को बांट दिया कि जी इन जिनका रेड है एक ग्रुप वो, जिनका रेड नहीं है एक वो। कैसा है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लिनियस साहब ने ग्रुप में बांटे ऑर्गेनिजम्स को, एक प्लांटी ग्रुप बनाया, एक एनिमलिया, दो किंगडम बनाए थे उन्होंने। फिर प्लांट्स में भी हम देखेंगे मित्रों, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं लिनियस साहब 24 क्लासेस के अंदर, तो मतलब 24 क्लासेस में करते हैं। 24 में क्या करते हैं, वो एक में तो रख लेते हैं, मतलब सारे और ग्रुप 23 में तो आ जाते हैं। मैंने कराया है मित्रों है 23 जो में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म केवल, और केवल एक के अंदर आते हैं सारे, ब्रायो, टेरिडो और आपका ब्रायोफाइटा आ गया, टाइडोफाइटा आ गया, एल्गी आ गई और फंजाई आ गई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, वो सब अलगी, फंजाई सब उन्होंने एक में रख दिया। बाकी 23 में किए केवल क्या, आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन मित्रों जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था लिनियस साहब ने, वो ऑन द बेसिस स्टैमन किया था, स्टैमन को देखकर किया था, इसलिए उसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला था आर्टिफिशियल। इसमें कोई शक नहीं है मित्रों कि लिनियस साहब ने भले ही स्टैमन को देखकर क्लासिफिकेशन किया हो प्लांट्स का 24 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि किया उन्होंने केवल स्टैमन को देखकर, और स्टैमन क्या, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो वहां पर एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो तो मित्रों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही कहलाएगा। तो लिनियस साहब ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल साहब ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि जी कैरेक्टर्स बढ़ाओ, कैरेक्टर्स नेचुरल देखो, नेचुरल तरीके से देखो कि नेचुरल कितनी सिमिलरिटी है, कितनी डिससिमिलरिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, बॉटम लाइन ये है कि अब एक या दो कैरेक्टर की बात नहीं हो रही थी, अब बात हो रही थी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को नोट करिए, टोटल सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी क्या है, टोटल कैरेक्टर्स कितने मैच कर रहे हैं। तो टोटल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसको मित्रों नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और पहली बार ये क्लासिफिकेशन जो दिया था वो बेंथमन हुकर साहब ने दिया था। हालांकि फाइलोजेनेटिक नहीं था,
पता है मुझे भी, आपको भी, लेकिन फर्स्ट टाइम बेंथम हुकर साहब ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, क्योंकि वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर बात कर रहे थे। वो किसी एक या दो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर क्लासिफाई नहीं कर रहे थे। वैलिड? चलिए, तो आर्टिफिशियल हो गया जी, ठीक है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में मित्रों एक बात और है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे मित्रों, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कैरेक्टर्स को, हालांकि सारे की सारे कैरेक्टर जो नेचुरल हैं, नेचुरल एफिनिटीज़ में आते हैं, डिसिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है, वो कैरेक्टर लिए जाएंगे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाएगी वो दी जाती है फ्लोरल कैरेक्टर्स को लेकर। बेंथम हुकर साहब ने फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उसका भी एक कारण था मित्रों, उसका कारण ये था, मैं बता चुका हूँ उसको भी, कि एक्चुअल में क्या है कि जब क्या होता है, सेम जीनोटाइप के बंदे हों और इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग हो जाए, तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, रूट स्टेम लीफ जो है, इससे रिलेटेड अगर मॉर्फोलॉजी है तो मित्रों उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। वो इतने कंजर्वेटिव नहीं है, बट जो फ्लावर है, फ्लावर मोर कंजर्वेटिव है। सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं आर मोर कंजर्वेटिव, वो डिफरेंट कंडीशंस में भी चेंज नहीं होते। इसीलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन देने वाले लोगों का या सोचने वाले लोगों का ज़्यादातर फोकस था किस बात पर, कि फ्लोरल कैरेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें आप, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं वो मोर कंजर्वेटिव हैं देन मॉर्फोलॉजिकल, अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हालांकि जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं मित्रों वो भी तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हमें फूल दिख रहा है, हमें फ्लावर दिख रहा है ना, तो वो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ही आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। बट उन्होंने ये कहा कि सबको इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देनी जितना फ्लोरल कैरेक्टर्स को देनी है, क्योंकि यही ऐसे होते हैं, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए बट ये चेंज नहीं होते। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या था, आर्टिफिशियल में ये था मित्रों, चाहे फ्लोरल हो चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मैंने बोला ना मित्रों कि पहले लोग इतना कहाँ सोच पाते होंगे, ना इतना स्टडी का दायरा था भाई। उनसे पहले जो लोग थे वो तो कुछ इतना ज़्यादा करके ही नहीं गए मित्रों। आज हमें नॉलेज क्यों है इतनी, आज आपको इतनी नॉलेज क्यों है, इसलिए हमें इतनी नॉलेज हो पा रही है क्योंकि पहले लोग कुछ करके गए हैं। अब मान लो हम उस वक्त में हों तो पहले कुछ किसी ने किया ही नहीं, कुछ नहीं किया किसी ने भी, कुछ नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए पहला कि क्या था कैसे किया था। अब सब कुछ हमें ही करना है, करके दिखाओ जरा। नहीं कर सकते ना इतना जितना आज हम जानते हैं, केवल तब जान पा रहे हैं जब पहले लोग अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करके गए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो आज के टैक्सोनॉमिस्ट उस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो मित्रों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में होगा ये कि दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, चाहे मतलब वो फ्लोरल कैरेक्टर हो या अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो। क्लियर है? नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी वो फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है? अगर डिफरेंस की बात आ जाती है, डिफरेंस क्या है? एक तो ये डिफरेंस हो गया जो मैंने बताया, एक डिफरेंस में तो ये भी है, इसमें वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मानकर ही क्लासिफिकेशन किया गया और इसके अंदर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को मानकर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ओवरऑल सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज को लेकर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो वो होगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। मित्रों यहां तक क्लियर है? मुझे लगता है आपका यहां तक तो मामला क्लियर हो गया है। ठीक है ना? पहले टाइम फर्स्ट टाइम नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया? एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे, किसने दिया? बेंथम हुकर साहब। ठीक है, बेंथम हुकर साहब के क्लासिफिकेशन जो नेचुरल था उसमें क्या सही बात नहीं थी? तो मित्रों बताना कि उसमें उन्होंने फाइलोजेनेटिक जो रिलेशन था वो सही से नहीं बताया था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं
वो मोर कंजर्वेटिव हैं, एनवायरनमेंट चेंज होने से वो चेंज नहीं होते। तो मित्रों नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगला क्लासिफिकेशन क्या आता है वो देखिए, चौथा क्लासिफिकेशन। चौथा क्लासिफिकेशन आ जाता है मित्रों फोनेटिक क्लासिफिकेशन। फोनेटिक क्लासिफिकेशन और मित्रों इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया इस क्लासिफिकेशन को देने के बाद, देखो पहली बात तो हमें दिख रही है कि धीरे 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 हमने एक चीज देखी है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में ठीक है, केवल यूज के बेस पर देख रहे थे कि काम की है या नहीं है, तो वो कर रहे थे। लेकिन मित्रों अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन फ्यूचर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और मित्रों हम एक चीज मैंने आपको एक दिन बताई थी एक लेक्चर में कि फाइलोजेनेटिक रिलेशन किसी चीज के अंदर हम तब स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो हम कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर नहीं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के बेस पर ही सही से उनकी फाइलोजेनी को देख पाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि फाइलोजेनी को सही से अगर हम कर पाएंगे तो ज़्यादा कैरेक्टर्स तो इसी में किए गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे वो क्या रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का बढ़ना इसका मतलब कि फाइलोजेनी, अब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा वो बड़ा आसान हो जाएगा, वो बड़ा आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं यूज में, मैक्सिमम कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है। क्लियर है ना मित्रों ये पॉइंट, ठीक। तो जी फोनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं इन्होंने क्या किया। मित्रों इन्होंने ये किया कि इन्होंने ओवरऑल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बल्कि मैं कहूंगा सिमिलरिटीज भी डिसिमिलरिटीज भी, कुछ भी, सबको लिया। अब कहोगे कि गुरुजी आप नेचुरल क्लासिफिकेशन में भी कह रहे थे कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलर, ठीक है मित्रों, हाँ मैं कह रहा था इसमें भी हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज थी, इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी गई, इसमें इंपॉर्टेंस दी गई फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज़्यादा, इसमें इक्वल वेटेज नहीं है। इसमें क्या है, फोनेटिक क्लासिफिकेशन में चाहे सिमिलरिटी हो चाहे डिसिमिलरिटी हो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिमिलरिटी है, जो सिमिलरिटी में फ्लोरल को अलग इंपॉर्टेंस मिल रही है और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अलग इंपॉर्टेंस मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है मतलब कि जी मॉर्फोलॉजिकल जो अदर रूट से रिलेटेड हो, शूट से रिलेटेड हो, लीफ से रिलेटेड हो, उनको इंपॉर्टेंस अलग दे रहा है और फ्लोरल कैरेक्टर्स, केवल फ्लोरल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस अलग दे रहे हैं जैसे नेचुरल में दिया था। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कुछ फोनेटिक क्लासिफिकेशन में। फोनेटिक क्लासिफिकेशन देने वाले लोग तो ये कहते हैं कि हर कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बराबर है, चाहे वो कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। और हमें इस बात से भी मतलब नहीं है कि वो केवल सिमिलरिटी हो, भले ही वो डिसिमिलरिटी भी हो। अगर डिसिमिलरिटी भी है दो ऑर्गेनिज्म्स के बीच में तो वो भी हमारे लिए इतना ही इक्वल वेटेज रखती है जितना सिमिलरिटी रखती है। मतलब सिमिलरिटी हो वो भी ले लो, डिसिमिलरिटी हो वो भी ले लो, कैरेक्टर कोई भी हो वो भी ले लो। तो मित्रों जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो यहाँ बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी कैरेक्टर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सबका वेटेज बराबर। अच्छा वेट इसमें भी हम देखेंगे कि वेटेज में सिमिलरिटी के केवल सिमिलरिटी को ही इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, डिसिमिलरिटी को भी। तो कैरेक्टर्स मित्रों हैं, 1000 ऑफ कैरेक्टर्स नोट किए जाते हैं फोनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। और मित्रों इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स को लिख पाना या याद कर पाना, चलो याद तो एक अलग मैटर है, लिख पाना तो बड़ा
थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इन्होंने यूज़ किया हेल्पली कंप्यूटर्स की। क्या होता है, फोनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है और हर कैरेक्टर को एक कोड दे दिया जाता है। कोड या नंबर कुछ भी दे देंगे, कोड भी दे सकते हैं, नंबर भी दे देते हैं, असाइन कर देंगे उसको और कंप्यूटर में फीड कर देंगे। अब करना क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म मिला, उसके कैरेक्टर देखे, कोड डाले हुए हैं, ठीक है, डालकर देख लिया, जितने कोड मैच करते हैं उस ग्रुप में उठा के डाल दो। कितना आसान है, आसान तो बहुत है। अब आसान बहुत क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं और किसी भी कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब एक बच्चा पूछता है कि गुरुजी एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा मित्र पूछ, क्या बात है? तो कहता सर एक बात बताइए, आपने कहा कि इसमें हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, हाँ दिया जा रहा है। सर आपने तो ये भी कहा था कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था इसमें भी इक्वल वेटेज दिया गया हर कैरेक्टर को। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा। तो सर ये काम का क्यों नहीं है इतना जितना ये काम का है? क्वेश्चन तो ठीक था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम देखेंगे मित्रों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हों या कैसा भी कैरेक्टर हो, फ्लोरल कैरेक्टर हो, अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो, सबको इक्वल वेटेज दिया जाएगा, सबको इक्वल। इसके अंदर भी देखेंगे हम कि सबको इक्वल वेटेज दिया गया। तो इसका यूज़ ये अच्छा क्यों नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि मित्रों आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, वेटेज तो इक्वल दिया जा रहा है, मानते हैं, लेकिन कैरेक्टर कितने लिए जा रहे हैं? कैरेक्टर तो थोड़े से ही ले रहे हैं वो आर्टिफिशियल। एक दो कैरेक्टर ले लिए, एक ले लिए, दो ले लिए, तीन ले लिए, चार ले लिए हद मार के। अब उनके बेस पर, केवल एक दो कैरेक्टर के बेस पर, तो सही से हम ये भी नहीं बता सकते कि इवोल्यूशनरी कौन किसके ज़्यादा नज़दीक है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर इवोल्यूशनरी हमें ये बताना है कौन किससे ज़्यादा नज़दीक है, कौन किससे ज़्यादा दूर है, तब हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को लेना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि इवोल्यूशनरी कौन किसके नज़दीक है और इवोल्यूशनरी कौन किससे दूर है। और जो भी क्लासिफिकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को दे दे वही बेस्ट माना जाएगा। आखिर क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे थे मित्रों? क्लासिफिकेशन भी तो हम स्टडी करने के लिए ही कर रहे थे कि जी हम स्टडी कर सकें ग्रुप की, और हम स्टडी से ये भी देख सकें कि किसके बीच में, मतलब कौन इवोल्यूशनरी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक है और कौन इवोल्यूशनरी दूर है, इसलिए हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन तो ये आ जाती है ना मित्रों कि हमारा जो काम रुकता है वो तो ये रुकेगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने पर। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टैब्लिशमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या, वो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने वाला क्लासिफिकेशन कौन सा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन देने वाला है फोनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसीलिए इक्वल वेटेज देने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंस रखता है। ये इक्वल वेटेज देने के साथ साथ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है, कुछ ही कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है। तो मित्रों ये क्लासिफिकेशन दिए गए जैसे जैसे टाइम बीतता गया। तो चार तरह के क्लासिफिकेशन हैं। पहला प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तीसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन, चौथा फोनेटिक क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। एक बार थोड़ा मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सबसे एंशियंट है, एंशियंट क्लासिफिकेशन यही है, सबसे पहले इसी को यूज़ में लिया गया। एंशियंट क्लासिफिकेशन आ जाए कौन सा है, तो फोनेटिक क्लासिफिकेशन। ह्यूमन यूज़ के बेस पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की डीमेरिट क्या थी? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दिक्कत ये थी कि जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे फिर पता चलता था कि वो ऑर्गेनिज्म तो मोर देन वन ग्रुप्स में आ रहा है। अगर मोर देन वन ग्रुप्स में आ रहा है तो कैसा क्लासिफिकेशन? समझ में आई? ये दिक्कतें थी। जैसे एग्जाम्पल टर्मरिक, हल्दी
मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखती है और मित्रों वो एक तरह से मसाले का भी काम करती है, मसाला स्पाइसेस में भी आती है। ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मित्रों वो क्लासिफिकेशन है जो वन और फ्यू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर किया जाए। मैंने बोला वन और फ्यू, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं मैं, वन और फ्यू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाए उसको हम कहेंगे मित्रों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल साहब का जो क्लासिफिकेशन था टोटली आर्टिफिशियल था। लीनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन था टोटल आर्टिफिशियल था। चाहे उन्होंने टोटल ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में बांटा हो और चाहे उन्होंने प्लांट्स को 24 कैटेगरीज के अंदर बांटा हो, ठीक है ना, वो सारा की सारा क्लासिफिकेशन कैसा था? आर्टिफिशियल था। पूछ ले प्लांट को कौन किस कैरेक्टर के बेस पर उन्होंने क्लासिफाई किया? तो प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन द स्टेमन, स्टेमन के बेस पर 24 कैटेगरीज में उन्होंने क्लासिफाई किया था। 23 कैटेगरीज जो थी वो इस बात की एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के लिए थी, और जो एक कैटेगरी थी जिसमें एल्गी थी, फंजाई थी, ब्रायो था, टेरिडो था, ये सारी चीजें आई थी। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी हो गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है मित्रों बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी बोलो या नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर। और नेचुरल एफिनिटीज बोले तो सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज क्या है, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर ज्यादा करेक्टर्स लिए गए, नो डाउट नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ज्यादा करेक्टर्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को लेकर मतलब किया जा रहा है क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को। पहली बार किसने यूज दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन? मित्रों पहली बार देने वाले नेचुरल क्लासिफिकेशन थे बेंथम हुकर साहब, जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। नेचुरल क्लासिफिकेशन होने के बाद भी उनका क्लासिफिकेशन आज एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? बेस्ट नहीं है मित्रों। उनकी अच्छी बात यह थी कि नेचुरल था, सिंपल था। उस क्लासिफिकेशन की बुरी बात यह थी कि फाइलोजेनिक ट्रेंड ठीक नहीं था उसका, वो फाइलोजेनेटिक नहीं था, ये समझ लीजिए, वो फाइलोजेनेटिक नहीं था, नेचुरल था, सिंपल था। इसी वजह से बेंथम हुकर साहब का वो क्लासिफिकेशन आज भी हर्बेरियम्स गार्डन्स के अंदर यूज में आता है क्लासिफाई करने में प्लांट्स को। आज भी जो हर्बेरियम शीट बनाते हैं ना मित्रों, हर्बेरियम जो बनाएंगे, हर्बेरियम फाइल में कौन सा क्लासिफिकेशन चलेगा? बेंथम हुकर वाला क्लासिफिकेशन चलेगा। बोटेनिकल गार्डन्स में जाइए आप, बोटेनिकल गार्डन्स में जो प्लांट क्लासिफाई हुए पड़े हैं वो आज भी बेंथम हुकर साहब के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो क्लासिफाई हुए पड़े हैं। ठीक है। तो पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया बेंथम हुकर साहब ने। नेचुरल क्लासिफिकेशन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पर है, लेकिन इसमें भी कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई? इसमें भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। कारण क्योंकि वो क्या होता है, जो अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मित्रों रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है ना, तो वो क्या है, जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेते हैं। ये मैंने जेनेटिक्स में भी मित्रों आपको समझा रखा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कराया था मैंने टॉपिक जेनेटिक्स के अंदर भी, कि कैसे ही सेम जीनोटाइप अपने डिफरेंट फेनोटाइप्स देता है इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। कराया था ना, सेम जीनोटाइप के डिफरेंट फेनोटाइप होते हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। चलिए कोई बात नहीं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन ठीक है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सारे कैरेक्टर्स को ले लो, सिमिलरिटीज है उनको भी लो, डिसिमिलरिटीज है उनको भी लो। सिमिलरिटीज में जिनको लो उनमें ये मत देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कम है, नहीं, सब बराबर के इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सिमिलरिटी हो चाहे वो डिसिमिलरिटी के हो। मान लो 1000 डिसिमिलरिटी नोट की, तो ऐसा नहीं है कि ये डिसिमिलरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिसिमिलरिटी इंपॉर्टेंट ना, सब बराबर इंपॉर्टेंट है। मान लो 4000 उन्होंने नोट किए, ये 5000 नोट किए ऐसे करेक्टर, या 3000 नोट किए ऐसे करेक्टर जो सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा इन क्लासिफिकेशन देने वाले लोगों ने कि जी ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है और ये करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, उन्होंने कहा सब इंपॉर्टेंट्स हैं, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। अब करेक्टर्स इतने थे तो मित्रों सीधी सी बात है, कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ा। कंप्यूटर
से ही पॉसिबल है ये तो करेक्टर्स इतने सारे हैं। हर करेक्टर को कोड या एक नंबर दे दिया जाएगा। इसमें फोनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, औरों में नहीं है ऐसा सिस्टम। दे दिया जाएगा, कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर लिया जाएगा। कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ठीक है, हम उसके देख लेंगे, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज क्या हैं वो कंप्यूटर में डाल देंगे, जिससे मैच करेगा वो अपने आप उस ग्रुप में जाके सेट हो जाना है। कितना आसान है, उसकी अपने आप फाइलोजेनी निकल जानी है। मतलब फाइलोजेनी बोले तो अपने आप ये भी निकल जाना है कि इवोल्यूशनरी वो किसके ज़्यादा नज़दीक है और किससे वो ज़्यादा दूर है। क्लियर है? तो मित्रों ये हैं आपके 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन। वैलिड? अब मित्रों मुझे लगता है आई थिंक दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद हम आगे जो लेते हैं क्लासिफिकेशन, तो मित्रों हमारा हो गया है। क्लासिफिकेशन में एक चीज और हम करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। क्लासिफिकेशन तो करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स में ही तो क्लासिफाई करेंगे। मानते हो भाई? क्लासिफिकेशन किया हमने, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन क्लासिफाई किस में करेंगे? ग्रुप्स में करेंगे या कैटेगरीज में करेंगे। तो इसलिए क्या पढ़ना जरूरी है? इसके साथ कैटेगरीज भी पढ़नी जरूरी है कि डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं, टैक्सॉन क्या है, ठीक है ना, रैंक्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, ये भी डिस्कस करना जरूरी है क्लासिफिकेशन के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम मित्रों नॉमेनक्लेचर पर। आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लास्ट लेक्चर में। मतलब जब टैक्सोनॉमी का लास्ट लेक्चर होगा, तो टैक्सोनॉमी करा रहे हैं, इसका लास्ट लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट पर आएंगे। अभी हमारा चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे अब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, उन कैटेगरीज को। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।